गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पपीता, काजू, तंबाकू, आलू, मक्का, संतरा, अनानास, प्रेस, जहाज का निर्माण। आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर आज ये क्या बोल रहे हैं। ये जो चीज़ें जो मैंने अभी आपको सारी की सारी बताई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में क्या की गई थी, लाई गई थी। यह ज़्यादातर जो वस्तु हैं जो कहाँ से, लैटिन अमेरिकी देश से लाई गई थी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे एग्ज़ाम के अंदर यह प्रश्न भी आया हुआ है कि इन जो फसलें हैं, खासकर आलू, मक्का और जो है, इनका भारत में प्रचलन किसने किया। तो इनका भारत में प्रचलन करने का जो है, हम पूरा योगदान किनका मानते हैं, पुर्तगालियों का मानते हैं। हाँ, हमारी जो प्रीवियस क्लास थी, हम बात कर रहे थे पुर्तगालियों के बारे में कि किस तरीके से हम देखते हैं 20 मई 1498 के अंदर केरल के कालीकट नामक स्थान पर वास्को डिगामा के द्वारा क्या किया गई थी। हम देखते हैं समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। अब इसी के आगे के अगर हम देखते हैं कि बाद के अंदर पुर्तगाल के शासक के द्वारा क्या किया गया था, कुछ गवर्नरों की नियुक्ति की गई थी ताकि वह भारत में उनके साम्राज्य को क्या कर सकें, सुदृढ़ कर सकते हैं। इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं कि प्रारंभिक पुर्तगाली गवर्नरों का प्रयास है कि धीरे धीरे क्या किया जाए, अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर दिया जाए। और इसी के तहत हम अब तक पढ़ चुके हैं प्रारंभिक कुछ गवर्नरों के बारे में। हमने कैब्राल के बारे में पढ़ा था, हमने वास्को डिगामा के बारे में पढ़ा था, हमने फ्रांसिस डी अल्मेडा के बारे में पढ़ा था। अब आज की जो हमारी क्लास है, मैं फ्रांसिस डी अल्मेडा की जो है टाइम पीरियड से ही आगे स्टार्ट करता हूँ। उनके समय की कुछ घटनाओं के साथ ही आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक में। फ्रांसिस डी अल्मेडा, इनका समय 1505 से 1509। हम सभी जानते हैं इनके द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई थी। हम देखते हैं नीले पानी की नीति या शांत जल की नीति इनके द्वारा अपनाई गई थी। अब इस नीति में प्रमुख चीज़ें क्या थी। इस नीति के तहत भूमि के स्थानों की बजाय समुद्र के स्थानों या समुद्री स्थानों पर वर्चस्व को कायम करना ही इस नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य था। इसी नीति के तहत हम देखते हैं यह आजा डीवा जगह का नाम है। फिर हम देखते हैं कन्नूर है ना, और इत्यादि स्थानों पर क्या कर दिया जाता है, इनके द्वारा अपना अधिकार कर लिया जाता है, दुर्गों का निर्माण कर दिया जाता है फ्रांसिस डी अल्मेडा के द्वारा। हम देखते हैं फ्रांसिस डी अल्मेडा के द्वारा ही क्या किया गया था, 3 शक्तियों को पराजित किया गया था। अब ये 3 शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, यह 3 शक्तियाँ हम देखते हैं कौन कौन सी। तुर्की की है, गुजरात की सेना है और फारस की सेना है। तीनों को सम्मिलित रूप से पराजित करने का काम कर देता है कौन, फ्रांसिस डी अल्मेडा। अब फ्रांसिस डी अल्मेडा के बाद जो अगला पुर्तगाली गवर्नर है वो हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, फ्रांसिस डी अल्मेडा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क अगला गवर्नर। हम देखते हैं
1509 से 1515 ईस्वी। अगर देखा जाए भारत के अंदर पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अगर कोई व्यक्ति है तो यही है, कौन सा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसके द्वारा सबसे पहले हम देखते हैं क्या किया गया था। 1510 ईस्वी के अंदर गोवा को क्या कर दिया गया था? गोवा पर अधिकार स्थापित कर लिया गया था इनके द्वारा। किससे जीता गया? बीजापुर के शासक, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह से क्या कर लिया गया? इनके द्वारा गोवा पर अधिकार कर लिया गया। आगे देखते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा ही हम देखते हैं, इनके द्वारा ही 1511 ईस्वी के अंदर मलक्का पर अधिकार कर लिया जाता है। पूर्व में स्थित हम देखते हैं मलेशिया के पास, मलेशिया में स्थित मलक्का नामक समुद्री पोर्ट पर अधिकार कर लिया जाता है। यह पोर्ट पूर्वी द्वीपों के लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता था और इस पोर्ट पर अब अधिकार हो गया है, पुर्तगालियों का अधिकार हो गया है। आगे देखते हैं हम 1515 ईस्वी के अंदर अल्फांसो के समय ही हम देखते हैं फारस की खाड़ी में, हम देखते हैं फारस की खाड़ी में, फारस की खाड़ी में हॉर्मुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया जाता है, बंदरगाह पर अधिकार कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया। इस तरीके से थोड़े ही समय में पुर्तगालियों की अरब सागर में तूती बोलना प्रारंभ हो जाती है और अब वह स्वयं को सागर का स्वामी कहना प्रारंभ कर देते हैं। अगर मैप से हम देखें, अगर मैप से हम देखें यहाँ पर, तो हम देखते हैं यहाँ पर, यहाँ स्थित है, यहाँ हम देखते हैं ये मलेशिया है, यहाँ का जो बिंदु है यहाँ स्थित है मलक्का पोर्ट। और अगर मैं बात करूँ हारमूज पोर्ट की तो यहाँ स्थित है, फारस की खाड़ी के इस क्षेत्र के अंदर स्थित है हारमूज बंदरगाह। तो हम देखते हैं किस तरीके से पुर्तगालियों के द्वारा क्या किया जाता है, बंगाल की खाड़ी से लेकर और पूरे अरब सागर के अंदर क्या कर दिया जाता है, एक छत्र राज का काम किया जाता है। किनके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। यही वजह है, इसलिए इनको क्या बोला गया? सागर का स्वामी बोला गया। और यही पुर्तगाली हम देखते हैं कहाँ? हारमूज बंदरगाह पर 1515 में अधिकार कर लेते हैं। इस तरीके से हिंद महासागर पर होने वाले सारे व्यापार पर किसका अधिकार हो जाता है? पुर्तगालियों का अधिकार हो जाता है। तो इस तरीके से इनकी हम देखते हैं स्थिति दिन ब दिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और यहीं अल्फांसो डी अल्बुकर्क के कारण हम देखते हैं पुर्तगालियों की एक नई नीति भी यहाँ देखने को मिलती है। अल्बुकर्क 1509 से 1515। अब इनके द्वारा एक नीति अपनाई जाती है। वह नीति ये थी कि स्थानीय महिलाओं से पुर्तगालियों का विवाह किया जाता है।
ताकि क्या हो सके, पुर्तगालियों को स्थायी रूप से क्या कर सके, भारत की पश्चिमी सीमाओं पर बसाया जा सके। इन्हीं से क्या हो सकता है, उनका नियंत्रण स्थापित हो सकता है। और यहीं पर इन्हीं के समय से क्या एक और प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गई है, धर्म परिवर्तन की इस प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गई है। रिलीजियस चेंज किया जाने लगा है और खासकर ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा है। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। यही बात है, मैं आप लोगों स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। कहाँ की गई थी? गोवा में की गई थी। गोवा में की गई थी। कब की गई थी? 1556 ईस्वी में की गई थी। और इसी प्रिंटिंग प्रेस से ज़्यादातर धार्मिक साहित्यों को प्रकाशित किया जाता था। और क्या किया जाता था? गोवा में उसका प्रचार प्रसार करने का काम किया जाता था। आगे अगर हम बात करें तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के बाद में जो अगले जो जितने भी आए हैं गवर्नर, उन्होंने इसी नीति को आगे बढ़ावा दिया। और इसी के तहत हम देखते हैं यहाँ पर अगले हैं नैनो डी कोना। अब मैं कुछ प्रमुख गवर्नरों की ही बात कर रहा हूँ। ऐसा देखा जाए तो इनका समय रहा था 128 ईस्वी से 38 ईस्वी तक, 10 वर्ष का तो समय है। इनसे पहले हम देखते हैं वास्को डी गामा तीसरी बार क्या है गोवा में आते हैं और यहीं पर क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु इनकी मलेरिया से होती है ना। इसके हमारे पास प्रमाण है। नैनो डी कोना 1528 से 1538 के समय। अब इनके समय एक और घटना हमें देखने को मिल रही। इनके समय हम देखते हैं एक तरफ तो है गुजरात का बहादुर शाह और दूसरी तरफ है हुमायूं। दोनों के बीच में चल रहा है संघर्ष और इस संघर्ष का ही फायदा उठाते हैं कौन? नैनो डी कोना। और क्या कर लेते हैं? 1534 ईस्वी के अंदर ये दीव पर अधिकार कर लेते हैं और यहीं नहीं बढ़ते और आगे बढ़ते हैं और 1535 के अंदर यह सालसेट पर भी अधिकार कर लेते हैं। इस तरीके से इनका क्षेत्र विस्तार होता जा रहा है और पुर्तगाली शक्ति एक स्थायी शक्ति बनकर उभर रही है। आगे अगर मैं बात करूं तो अगले जो गवर्नर हमारे सामने आते हैं वह हैं गार्सिया डी नारोना अगले गवर्नर बनकर आते हैं हमारे सामने, गार्सिया डी नारोना। अब इनके समय और भी विस्तार होता जा रहा है और भी बहुत सारी स्थानों को पुर्तगाली धीरे धीरे अपने नियंत्रण में स्थापित कर लेते हैं। इनमें प्रमुख है दीव, उसके बाद हैं सालसेट, गोवा, कोचीन, कन्नूर, और भी आगे बढ़ जाते हैं और सिलोन पर भी अधिकार कर लेते हैं। सिलोन श्रीलंका को उस समय सिलोन कहा जाता है। श्रीलंका पर भी अधिकार करने में सफल हो जाते हैं। कौन? यह पुर्तगाली। और इन स्थानों की तो हम बात कर ही चुके हैं। कौन से? मलक्का। और हम देखते हैं हॉर्मुज बंदरगाह, इन पर भी इनका अधिकार हो जाता है। दुर्गों का निर्माण कर लिया जाता है और भी बहुत सारे काम किए जाते हैं पुर्तगालियों के द्वारा। साम्राज्य विस्तार तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ में यह एक गलती करते जा रहे हैं।
भारतीय धर्म के साथ क्या कर रहे हैं ये खेल। यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं खासकर हमें देखने को मिलती है, इनकी नीतियों में परिवर्तन देखने को मिलता है हमें। अगर मैं बात करूं तो 1540 ईस्वी से हम देखते हैं इन्होंने गोवा के अंदर मंदिर तोड़ना प्रारंभ कर दिया है। यहाँ ये गलती कर रहे हैं, मंदिर तोड़ना प्रारंभ। आगे हम देखते हैं इसी तरीके से हम देखते हैं बारदे के अंदर भी क्या किया जाता है, यही काम किया जाता है, मंदिरों को तोड़ा जाता है। और हम देखते हैं धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, 1560 के लगभग, 1560 ईस्वी के लगभग इनके द्वारा धार्मिक न्यायालयों की भी स्थापना कर दी जाती है। धार्मिक न्यायालयों की स्थापना कर दी जाती है, कर दी गई। अब इसका क्या मतलब है, धार्मिक न्यायालय की कहाँ ज़रूरत पड़ गई? यही कि जो ईसाई धर्म के नियमों को नहीं माने उन्हें दंडित करने के लिए क्या किया गया था, इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ इन्फ्यूजिशंस का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। धार्मिक न्यायालयों की स्थापना की गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा धर्म विरोधियों को क्या कर दिया जा सके, दंडित करने का काम किया जा सके। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इनकी नीतियाँ। अब जब ये सारे काम कर रहे हैं हम देखते हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसकी विपरीत हम देखते हैं प्रतिक्रिया भी होना लाजमी था। और इसी का हमें क्या है, हमें प्रमाण मिलता है। हम देखते हैं कि अगर मैं बात करूं तो 1540-42 के लगभग हम देखते हैं इस समय पुर्तगाली गवर्नर हैं मार्टिन ए एल्फेंसो डी सोयूस। इन्हीं के समय प्रसिद्ध ईसाई संत सेंट जेवियर, फ्रांसिस जेवियर, सेंट फ्रांसिस जेवियर गोवा आते हैं। बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर ये प्रश्न आ चुका है कि प्रसिद्ध संत सेंट फ्रांसिस जेवियर किसके समय आए थे, तो कहाँ पर आए थे, गोवा में आए थे। मार्टिन ए अल्फेंसो डी सोयूस के समय, जो उस समय क्या था, गवर्नर था। तो ये एक फैक्ट आपका क्लियर हो गया। अगला फैक्ट हमारे सामने आता है एंटोनियो डी नारोना, गवर्नर है पुर्तगाली। इन्हीं के समय हम देखते हैं 1571 का वर्ष, केम्बे जगह अकबर मिलता है पुर्तगाली गवर्नर से और यहीं पर पहली बार सागर के भी दर्शन करता है। सागर का दर्शन किया जाता है मुगल सम्राट के द्वारा। इन्हीं के आमंत्रण पर हम देखते हैं 1580 के अंदर 1580 ईस्वी के लगभग हम देखते हैं आगरा के अंदर फतेहपुर
सिकरी के अंदर जेसुइट मिशन आता है, जेसुइट मिशन। और इस जेसुइट मिशन की इसका नेतृत्व करते हैं, इसका नेतृत्व करते हैं फादर एका बीवा व इनके साथ हैं एका बीवा व इनके साथ है मानसरेट नामक पादरी। तो यह दल आता है कहाँ पर? अकबर के दरबार के अंदर। हम देखते हैं फतेहपुर सिकरी में उपस्थित होता है एका बीवा, फादर एका बीवा तथा इनके साथ पादरी मानसरेट है, जो क्या करता है? इस दल का नेतृत्व करता है। तो हम देखते हैं अकबर के इन्हीं प्रयासों से क्या हुआ, यह दल आता है कहाँ पर? हम देखते हैं फतेहपुर सिकरी। और इन्हीं के प्रयासों से हम देखते हैं पुर्तगालियों को अधिकार मिलता है हुगली का। हुगली में व्यापार करने का अधिकार किसके द्वारा दिया जाता है? अकबर के द्वारा ही दिया जाता है। किनको दिया गया? पुर्तगालियों के द्वारा। लेकिन बाद के अंदर हम देखते हैं 1632 के लगभग देखते हैं यही पुर्तगाली क्या करना स्टार्ट करेंगे, हुगली के अंदर डकैती का काम करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे जैसे ये डकैती का काम करेंगे क्या हो जाएगा? मुगल सम्राट के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति के अंदर हम देखते हैं 1632 के लगभग शाहजहां के द्वारा क्या कर दिया जाता है? अपने सेना नायक कासिम खां को क्या निर्देश दे दिया जाता है, और कासिम खां के द्वारा क्या कर दिया जाता है? इन्हीं पुर्तगालियों को हुगली से निकालने का काम कर दिया जाता है। अगर मैं बात करूं पुर्तगालियों के द्वारा किन किन स्थानों पर कौन कौन सी अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की गई, तो उनमें से कुछ का मैं अभी आपको वर्णन कर देता हूं यहाँ पर। हम देखते हैं हमारे सामने यह मैप है। पुर्तगालियों के द्वारा 1535 के अंदर दीवा पर अधिकार कर लिया गया। उसके बाद हम देखते हैं सूरत, और फिर हम देखते हैं दमन। दमन हम देखते हैं कब? 1559 ईस्वी के अंदर दमन पर भी अधिकार हो जाता है। फिर बेसीन पर 1534 के अंदर बेसीन पर अधिकार 1534 के अंदर। फिर हम देखते हैं बॉम्बे पर अधिकार कब हो जाता है इसका? 1533 के अंदर पुर्तगालियों के द्वारा बॉम्बे पर अधिकार कर लिया। गोवा पर 1510 हम देख चुके हैं। कनौरा पर हम देखते हैं 1515 के अंदर। कालीकट के अंदर हम 1498 के अंदर देखते हैं। कोचीन के अंदर 1503 के अंदर इनके द्वारा क्या कर दिया जाता है? दुर्ग का निर्माण कर दिया जाता है, दुर्ग का निर्माण। अब हम देखते हैं कोचीन ही क्या था इनके प्रारंभिक, अगर हम देखें तो जो इनके मुख्यालय का स्थान कहा था? कोचीन ही था। लेकिन बाद के अंदर हम देखते हैं अल्बुकर्क के समय ही क्या कर दिया जाता है? कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब इनका प्रमुख जो स्थान है, कार्यालय है, कौन सा है? गोवा है। ठीक है। अब गोवा से ही ये क्या कर रहे हैं? अपने पूरे व्यापार और पूरी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। हुगली में 1538 के लगभग क्या कर दिया जाता है? इनका अधिकार हो जाता है। व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित कर देते हैं हुगली के अंदर। और चिनसुरा के अंदर 1600 हम देखते हैं 25 के अंदर क्या करते हैं? पुर्तगाली क्या है? अपना अधिकार कर लेते हैं, व्यापारिक कोटियां स्थापित कर लेते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न आता है, बहुत से एग्जामों में पूछा गया, ये कार्टेज व्यवस्था क्या है? कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। अब अगली जो अगर मैं बात करूं हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है कार्टेज। कार्टेज काफिला, माफ कीजिएगा, कार्टेज आर्मेडा
काफिला व्यवस्था, यह व्यवस्था है। हम देखते हैं कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था क्या थी। कार्टेज की अगर मैं बात करूं तो यह है परमिट, जो पुर्तगालियों के द्वारा समुद्र में व्यापार करने वाले व्यापारियों को दिया जाता था, और इस परमिट के आधार पर ही समुद्र के अंदर व्यापारी क्या कर सकते थे, अपने वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बेचने के लिए ले जा सकते थे। तो ये था परमिट, इसी को ही बोला गया कार्टेज। अब इस परमिट को बाध्यता यानी अनिवार्य करने के लिए जो पावर थी, शक्ति थी, उसी शक्ति को क्या बोला गया है, आर्मेडा बोला गया है। आर्मेडा यह एक जहाज़ों का काफिला होता था जो क्या करता था, हम देखते हैं इस परमिट प्राप्त कोई भी व्यापारी का जहाज जब समुद्र में व्यापार करता था तो ये आर्मेडा क्या करता था, दो चीज़ों का ध्यान रखता था। यह आर्मेडा पहला तो देखता था कि क्या हो, जो जहाज हो उसकी सुरक्षा हो जिसको परमिट मिला हो। दूसरा ये ध्यान देता था कि अगर मान लीजिए इस जहाज के अंदर जो वस्तुएं हैं वो कौन सी जो पुर्तगालियों के द्वारा निषेध कर रखी वो नहीं होनी चाहिए। तो ज़्यादातर ये कौन सी वस्तुएं ये मानते थे, ये बोलते थे काली मिर्च और बारूद। यह व्यापारी जहाज नहीं ले जा सकते। इन पर एक अधिकार था किनका, पुर्तगालियों का, और वही इनका क्या कर सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर क्या है ले जाने का काम कर सकते थे। तो इस तरीके से क्या है, इनकी ये कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था थी जिसके तहत क्या किया जाता था, परमिट प्रदान किया जाता था और उसकी बाध्यता शक्ति आर्मेडा थी। आर्मेडा बेसिकली सैनिक जहाज होते थे जिनका काम क्या होता था, इन व्यापारियों के जहाज़ों को जो परमिट ले चुके हैं इनकी क्या करना, निगरानी करना, इनको सुरक्षा पहुंचाना, समुद्री डाकुओं से इनकी रक्षा करना, प्लस काली मिर्च और बारूद आदि ऐसे का व्यापार ना हो इसके ऊपर निगरानी करने का काम करते थे। तो यही इनकी प्रसिद्ध व्यवस्था है, कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। अब एक दिमाग में एक प्रश्न भी आता है, क्या इस समय व्यापारी कौन थे, क्या बड़े व्यापारी समूह थे या कुछ छोटे छोटे व्यापारियों से ही हम देखें पश्चिम का व्यापार चलता था? ऐसा नहीं है, कुछ बड़े व्यापारिक समूह भी थे। इन्हीं के अंदर दो बड़े व्यापारिक समूहों की हमें जानकारी मिलती है। एक थे दक्षिण भारत के चेटियार समूह या समुदाय, यह व्यापारी समूह होता था, यह प्रसिद्ध व्यापारी समूह है उस समय का। और दूसरे थे चूलिया मुसलमान व्यापारी, तो ये दो तरह के व्यापारी हमें देखने को मिलते हैं उस समय। चेटियार प्रसिद्ध थे, चेटियार समुदाय, और दूसरा चूलिया मुसलमान। इनका व्यापार भारत ही नहीं विदेशों के बंदरगाहों पर भी होता था। तो काफ़ी प्रसिद्ध समुदाय थे उस समय के यह दोनों। अच्छा, हम देखते हैं पुर्तगालियों की स्थिति दिनों दिन मजबूत होती जा रही है और उनका उत्कर्ष होता जा रहा है। अब हम देखते हैं धीरे धीरे एक ऐसा निर्णायक वर्ष, अगर मैं बात करूं, ऐसा एक निर्णायक वर्ष है, वह है 1580 का वर्ष। यह वर्ष निर्णायक हो जाता है। क्यों हो जाता है निर्णायक? इसकी सबसे बड़ी वजह थी, इस वर्ष के अंदर स्पेन के द्वारा पुर्तगाल पर अधिकार कर लिया जाता है। पुर्तगाल पर अधिकार कर लिया जाता है और जैसे ही पुर्तगाल अपनी स्वतंत्रता खो देता है, भारत में उसके साम्राज्य पर भी नुकसान या उसके साम्राज्य पर भी संकट के बादल खड़े हो जाते हैं। और यही वजह है कि इस वर्ष से हम देखते हैं पुर्तगाली साम्राज्य धीरे धीरे बिखरना प्रारंभ हो जाता है। उनका अधिकार अब क्या हो जाएगा, समुद्र पर से भी समाप्त हो जाएगा।
इसकी बहुत सारे कारण देखते हैं। पहला तो पुर्तगालियों के द्वारा अपनाई गई नीतियाँ, लूटपाट और इन्हीं वजहों से, और दूसरा धर्म परिवर्तन, मंदिर तोड़ना, ऐसे काम जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, पुर्तगाली कंपनी के लिए क्या होना स्टार्ट हो गया, पतन का काम हमारे सामने देखते हैं प्रारंभ हो गया। और इसी पतन की कड़ी में 1580 का वर्ष हो जाता है जब स्पेन के द्वारा पुर्तगाल के ऊपर अधिकार कर लिया जाता है यूरोप में। अब इसका साम्राज्य बिखरना एक और भी बड़ा कारण था। हम देखते हैं एक और विदेशी कंपनी आती है इस समय, द डच कंपनी आ जाती है। डच कंपनी 1596 ईस्वी के अंदर आ जाती है और 1596 से ही इनका व्यापार क्या है, हम देखते हैं पूर्वी, दक्षिण पूर्वी देशों के साथ प्रारंभ हो जाते हैं। देशों के साथ व्यापार प्रारंभ। अब यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न उठता है, जैसे जैसे डच आगे बढ़ेंगे, डच पराजित कर देंगे पुर्तगालियों को और इनके क्षेत्रों पर क्या कर लेंगे, अधिकार कर लेंगे, और यही इनके पतन की शुरुआत हम देखते हैं प्रारंभ हो जाती है। तो मैं बात करता हूँ कुछ डचों के द्वारा अपनाई गई कुछ नीतियाँ और कुछ क्षेत्र। हम देखते हैं डचों के द्वारा सबसे पहले कहाँ पर डच आए हैं, मुसलीपट्टम आंध्र प्रदेश के अंदर 1605 के अंदर डचों के द्वारा सबसे पहले अपने व्यापारिक कोठी स्थापित की जाती है। वादेर हेगे क्या है, इनके गवर्नर हैं, जिनके प्रयासों से क्या है, मुसलीपट्टम में क्या है, ये डच फैक्ट्री क्या है स्थापित हो जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं 1616 के अंदर इन्हीं डचों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, सूरत के अंदर किन को पराजित कर दिया जाता है, पुर्तगालियों को पराजित कर दिया जाता है। पुर्तगालियों को पराजित किया जाता है और पराजित करके क्या है, सूरत में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित करने का काम कर दिया जाता है। इनके द्वारा अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर दी गई। इसके बाद हम देखते हैं पुलिकट जगह है, यहीं पर हम देखते हैं इनके द्वारा फोर्ट ग्लेड्रिया स्थापित किया जाता है और 1610 का वर्ष है जहाँ पर पुलिकट में स्थापित कर दिया जाता है। यहाँ पर ही इनका क्या है प्रसिद्ध, हम देखते हैं टकसाला है, जहाँ पर सोने के पोगेड़ा हम देखते हैं, सोने का पगोड़ा जिसको सिक्का है कहाँ का, डचों का प्रसिद्ध है, का ढालने का काम कर दिया जाता है इसी पुलिकट जगह पर। उसके बाद हम देखते हैं और भी बहुत सारे स्थान हैं। हम देखते हैं बंगाल के अंदर ये स्थापित कर लेते हैं, पटना के अंदर 1658 के अंदर इनके द्वारा क्या अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर दी जाती है। उड़ीसा के बालासोर नामक जगह पर 1658 के अंदर स्थापित कर दी जाती है। नागपट्टिनम, यहाँ पर भी कोचीन 1663 के अंदर क्या है डचों के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। चिनसूरा हम देखते हैं पश्चिम बंगाल यहाँ स्थित है, यहाँ पर भी क्या कर दिया जाता है, डचों के द्वारा क्या कर दिया गया, एक दुर्ग का निर्माण किया गया जिसका नाम है गुस्तावुस। ये गुस्तावुस नामक दुर्ग का निर्माण किया गया था डचों के द्वारा चिनसूरा में 1653 ईस्वी के अंदर। फिर विमलीपट्टम 1641 के अंदर और कराईकल तमिलनाडु 1645 के अंदर। इस तरीके से धीरे धीरे डचों के द्वारा क्या है, हम देखते हैं तटवर्तीय भारतीय क्षेत्रों पर, बंदरगाहों पर क्या कर दिया जाता है, अपना अधिकार कर लिया जाता है। और डच धीरे धीरे किन्हें पराजित कर देते हैं, पुर्तगालियों को पराजित करते हैं। इसका और भी हमें, अगर डच कंपनी की बात करूं, द डच कंपनी, अगर डच कंपनी की बात करूं तो 1602 ईस्वी के अंदर हम देखते हैं यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड
की स्थापना होती है। 65 लाख गिल्डर का निवेश किया जाता है, का निवेश। और इस पूरे व्यापारिक समूह का निर्देशन करने के लिए एक बोर्ड है जिसके 17 सदस्य थे। इन्हीं 17 सदस्यों को क्या कहा जाता था? भद्रजन 17 कहा जाता था। भद्रजन 17, जेंटलमैन 17 किसके निर्देशक थे? डच कंपनी के निर्देशक थे। डच कंपनी की स्थापना 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से। 65 लाख गिल्डरों का निवेश, बोर्ड 17 सदस्य थे और भद्रजन क्या है? 17 इनको कहा जाता था। अब व्यापार की बात करूं तो डचों के द्वारा प्रारंभ में हम देखते हैं अफीम, मसाले, कपड़े, खासकर सूती कपड़े, सोरा इत्यादि का रेशम इत्यादि का क्या किया जाता था? व्यापार किया जाता था। और इसी व्यापार के उद्देश्य से सबसे पहले हम देखते हैं 1596 ईस्वी के अंदर यह सुमात्रा व बेंटम नामक स्थान पर अपने दल को भेजते हैं, जिसका नेतृत्व कार्नेलियस दिहस्तमान कार्नेलियस दिहस्तमान के द्वारा किया जाता है। और ये सुमात्रा आदि स्थानों पर जकार्ता के अंदर इनके द्वारा 1619 ईस्वी के लगभग बेटविया नामक नगर की स्थापना की जाती है। नगर की स्थापना की गई। तो हम देखते हैं आगे कुछ और जानकारी। कार्नेलियस दिहस्तमान इनका जो नेतृत्व करता है, कहाँ? सुमात्रा और बेंटम में क्या है? 1596 के अंदर ये व्यापारिक समूह स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आता है। 1619 के अंदर इनके द्वारा बेटविया नगर की क्या कर ली जाती है? स्थापना कर ली जाती है। धीरे धीरे डचों के द्वारा क्या कर दिया जाता है? पुर्तगालियों को खदेड़ने का काम कर दिया जाता है। और इसी के तहत अगर हम देखें तो यहाँ पर हम इस मैप से ही समझ सकते हैं। इस मैप से ही हम समझ सकते हैं। श्रीलंका अगर मैं बात करूं, यहाँ पर सिलोन पर भी अधिकार कर लिया जाता है इनके द्वारा। 1658 ईस्वी के लगभग श्रीलंका पर भी क्या है? पुर्तगाली बस्ती को हटाकर क्या है? अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया जाता है। कोचीन पर इनका अधिकार हो जाता है। और हॉर्मुज बंदरगाह पर हम देखते हैं 1622 के अंदर क्या है? इनके द्वारा अधिकार किया जाता है। मलक्का पर भी हम देखते हैं इनका अधिकार जल्दी ही इनका अधिकार मलक्का के ऊपर भी हो जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं डच पराजित कर देते हैं पुर्तगालियों को और उनके स्थानों पर अधिकार कर लेते हैं। अब यही नहीं रुक रहा है पतन, और भी कुछ कारण है। 1632 ईस्वी के अंदर हम देखते हैं हुगली छीन ली जाती है पुर्तगालियों से। फिर हम देखते हैं आगे मराठों के द्वारा बेसिन व सालसेट पर अधिकार कर लिया जाता है। इनके हाथ से यह भी चला गया 1639 ईस्वी के अंदर। अब आगे अगर मैं बात करूं 1661 ईस्वी के अंदर बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी है जिसका नाम है कैथरीन का विवाह होता है। हम देखते हैं ब्रिटिश सम्राट जेम्स सेकंड के साथ। और इसी तरीके से बम्बई दहेज में दे दी जाती है ब्रिटिश सम्राट जेम्स द्वितीय को
और कैथरीन की शादी कर दी जाती है, कहाँ से? जेम्स। इसके साथ ही 1661 के लगभग क्या है, हम देखते हैं बॉम्बे भी प्राप्त हो गया है ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो नाम मात्र के किराए पर किसको सौंप देते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देते हैं। और हम देखते हैं आज का हमारा प्रसिद्ध नगर इसी का प्रमाण है। और अंग्रेज़ों के द्वारा इस नगर का क्या किया जाता है? यहाँ पर अंग्रेजी ढंग की इमारतें बनाने का काम कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा डचों के बारे में और पुर्तगालियों के बारे में भी। अब डच अगर हम देखें, डचों का ज़्यादातर ध्यान व्यापार पर ही केंद्रित है। अब एक और बात, डचों का जो व्यापार है वो कैसा है? सहकारिता पर आधारित है। सहकारिता पर आधारित व्यापार। यही वजह है कि इन्होंने अपने जो निवेशक हैं उनको 18% लाभांश दिलाने का काम किया है। इससे पता चलता है इनकी व्यापारिक उन्नति कितनी अधिक थी। अब इनकी एक कमजोरी थी, नौसेना, और यही सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसी नौसेना के कारण ही हम देखते हैं 1759 ईस्वी के अंदर बेदरा का युद्ध जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा है, और यही रॉबर्ट क्लाइव पराजित कर देता है 1759 ईस्वी के अंदर डचों को बेदरा के युद्ध में। और इस तरीके से डचों का भारत के ऊपर व्यापार पूरी तरीके से क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और अंतिम रूप से हम देखते हैं 1796 के अंदर पूरी तरीके से इनका व्यापार क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अच्छा, एक और प्रश्न बनता है पौंडीचेरी को लेकर। ऐसा बहुत बार पूछा गया है कि पौंडीचेरी पर सबसे पहले और किस सीक्वेंस में किन किन कंपनियों के द्वारा अधिकार किया गया। तो अगर बात करूं तो सबसे पहले पुर्तगाली पौंडीचेरी पर अधिकार करते हैं, उसके बाद डच, जाहिर सी बात है ये दोनों एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे, तो उसके बाद डच, और डचों के बाद अंग्रेज 1793 के लगभग। और उसके बाद हम देखते हैं 1814 में पेरिस की संधि के द्वारा फ्रांसीसियों को, पेरिस की संधि के द्वारा हम देखते हैं फ्रांसीसियों को क्या है, यह प्रदान कर दी जाती है। फ्रांसीसियों को क्या है, हम देखते हैं पौंडीचेरी प्रदान कर दी गई। तो एक ये फैक्ट आपके क्लियर हो गया। बहुत सारे एग्जामों में से प्रश्न पूछा गया है, सीक्वेंस पूछा गया है, तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये आपके सामने सीक्वेंस है। और इस सीक्वेंस को याद रखने का सीधा सिंपल सा तरीका है, पुर्तगाली और डच आपस में कॉम्पिटिटर थे, और उनके बाद अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में कॉम्पिटिटर थे। इस तरीके से इसको याद रखा जा सकता है। अच्छा, हमने बात कर ली यहाँ पर किन के बारे में, डचों के बारे में कर ली, पुर्तगालियों के बाद। अब एक डेनिस भी है जो अंग्रेज़ों के बाद आए हैं। डेनिस, इनको डैन कंपनी भी बोला गया है। अब देखिए, इनका ज़्यादा हमें व्यापार देखने को नहीं मिलता भारत के अंदर। इनका व्यापार का जो समय भी बहुत कम है। जाहिर सी बात है, इनके द्वारा सबसे पहली अपनी प्रथम व्यापारी कोठी फैक्ट्री जिसको बोलते हैं, कहाँ है? तमिलनाडु के तंजौर में ट्रांकेबर नामक स्थान पर क्या कर दी जाती है? पहली व्यापारी कोठी खोली जाती है। दूसरी कोठी, सेकंड कोठी श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल के अंदर खोली जाती है। परंतु 1745 ईस्वी के अंदर हम देखते हैं इनके द्वारा अपनी जितनी भी व्यापारिक कोठियाँ हैं वो किसको दे दी जाती है? अंग्रेज़ों को सौंप दी जाती है।
और यह औने पौने दामों में अपनी इन कोठियों को सौंप कर कहाँ चले जाते हैं, वापस अपने देश चले जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं, हमने अब तक 3 कंपनियों का अध्ययन कर लिया, जिनके अंदर हमने पुर्तगाली कंपनी के बारे में पढ़ा, पुर्तगालियों के प्रारंभिक किस तरीके से इनके व्यापार का विकास हुआ उसके बारे में पढ़ा, इनके द्वारा किन किन क्षेत्रों पर अधिकार किया गया उनके बारे में पढ़ा। प्लस हमने ये भी पढ़ा कि इन्हीं पुर्तगालियों के द्वारा कौन कौन सी फसलें भारत में लाई गई, जिनके अंदर तंबाकू प्रमुख थी। और यह तंबाकू किन के समय हम देखते हैं, जहांगीर के समय, मुग़ल बादशाह इस समय जहांगीर हैं, जिसके समय क्या है, कुछ दक्षिण के सूबे अमीरों के द्वारा क्या किया जाता था, इस तंबाकू का प्रयोग किया जाता। धीरे धीरे हम देखते हैं पूरे मुग़ल जो हम देखते हैं दरबार के अंदर अत्यधिक प्रयोग किया जाने लगा इस तंबाकू का। तब इस तंबाकू को बंद करने का काम किया जहांगीर ने ही, इस तंबाकू को बंद करने का काम किया। तो बहुत बार हम देखते हैं नेट है, जीआरएफ है, हम देखते हैं एनवीएस है, नवोदय विद्यालय के अंदर पीजीटी एग्जामिनेशन, चाहे केवीएस पीजीटी एग्ज़ाम, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर है, और अन्य हम देखते हैं सेट एग्ज़ाम हो, इतिहास विषय से संबंधित अगर किसी भी तरह का अगर हम देखते हैं पेपर हैं, तो उसके अंदर इस तरह के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। और उनमें से एक प्रश्न मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कुछ आलू की फसल है, मक्का है, हम देखते हैं टमाटर है, यह भी पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। और ये ज़्यादातर फसलें लैटिन अमेरिकी हैं, संतरा है, अनानास है, और काजू है, बादाम है, ये सारे के सारे पुर्तगालियों के द्वारा ही क्या है, भारत के अंदर लाए गए थे अपने साथ व्यापार हेतु। तो इस तरीके से हमने डिस्कशन कर लिया आज के इस क्लास के अंदर इन तीनों कंपनियों के बारे में। अच्छा, अब रही बात, फिर वही कह रहा हूँ कि कुछ विद्यार्थियों के द्वारा कहा गया मुझे कि सर कुछ ऐसा मोटिवेशनल कहिए, कुछ ऐसी मोटिवेशनल बात कहिए। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर मोटिवेशन है तो वो मोटिवेशन आप स्वयं हैं। अगर आप स्वयं अपने व्यक्तित्व को देखें, एनालिसिस करें अपने व्यक्तित्व को कि आप किस बात से मोटिवेट होते हैं। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में आप किसी चीज़ से कोई बाहरी तत्व आपको मोटिवेट कर सकता है। जब तक आप स्वयं नहीं चाहें तो मोटिवेट नहीं, आपको किसी तरह का मोटिवेशन नहीं मिल सकता। और जैसा कि हम देखते हैं साइकोलॉजी के बहुत से विद्वानों ने बहुत अच्छी अच्छी बात, हम इब्राहिम मास्लो की बात करते हैं जिन्होंने आवश्यकता सोपान सिद्धांत दिया। उस आवश्यकता सोपान सिद्धांत के अंदर हम देखते हैं उन्होंने सबसे पहली कौन सी नीड बताई, आवश्यकता बनाई, तो जैविक की नीड बताई थी, यानी पहले इंसान को खाने के लिए क्या है, रोटी चाहिए। और दूसरी बात, धीरे धीरे क्या है, जिन प्रारंभ में वो इनसे अभिप्रेरित होता है। तो इब्राहिम मास्लो का ये सिद्धांत बिल्कुल सटीक बैठता है कि हमारी ज़रूरतें क्या करती है, हमें अभिप्रेरित करती हैं। और यही अभिप्रेरणा क्या होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग अभिप्रेरणा, सबसे स्ट्रॉन्ग मोटिवेशंस हम देखते हैं पॉइंट होता है जिसमें नीड ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये नीड हमें क्या करती है, मोटिवेट करती है हम। और अगर इसी मोटिवेशंस के अकॉर्डिंग मैं कुछ कहना चाहूँ तो फिर मैं एक लाइन कहना चाहूँगा इस मोटिवेशंस के अंदर कि आप क्या करें। जैसे मान लीजिए आप कोई बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, सबसे पहले आप अपना लक्ष्य तय करें, आप अपने लक्ष्य पे काम करें, उसके बारे में जो भी सही गलत सारी जानकारियाँ जुटाएं, फिर अपना मूल्यांकन करें, इवोल्यूशंस करें अपना कि आप वास्तव में कितना फिट बैठते हो। जैसे जाहिर सी बात है, अगर मैं बात करूं कि आईएएस की तैयारी करनी है मुझे, तो सबसे पहले मुझे देखना होगा आईएएस का क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, क्या क्या चुनौतियां मेरे लिए इसमें क्या है, मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अब मैं उन मुश्किलों को देखकर सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद फिर मैं अपना स्वयं का मूल्यांकन करूंगा कि मैं कहाँ सर्वाइव करता हूँ। उसके लिए क्या करूँगा, जाहिर सी बात है मैं टेस्ट देना स्टार्ट करूँगा, कुछ प्रैक्टिस टेस्ट दूंगा, जिससे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इम्पॉर्टेंट होती है। प्री के बाद मेंस में डिस्क्रिप्टिव
हमें लिखना होता है। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है, तो मैं अपना एवोल्यूशंस करूँगा, प्रारंभ में इन पेपरों को दूंगा। अगर मुझे ऐसा लग जाता है कि हाँ मेरे से ये चीज़, पहले तो आपको सीधा सीधा ही जवाब मिल जाएगा, और अगर फिर भी आपको जवाब नहीं मिले तो आप और किसी विशेषज्ञ से क्या ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आपको मोटिवेट सिर्फ आप स्वयं ही अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, कोई भी बाहरी तत्व आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। और बात करूं मैं कि इन सब से क्या है, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी आज की हमारी क्लास की। आशा करता हूं आज की हमारी क्लास आप लोगों के लिए कुछ अच्छी जानकारियों से जुड़ी हुई होगी, और मेरा एक प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मेरे इस प्रयास को अगर आपने पसंद किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, आप मुझे अपन मोटिवेट करने के लिए आपका सहयोग देते रहिए। आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।